किसको दे दी? इसको दे दी, कर्पूरी देवी को दे दिया। इससे जयचंद जो है वो काफी नाराज हो गया। जयचंद का और पृथ्वीराज का आपस में झगड़ा रहता था, क्योंकि अनंगपाल ने अपनी सारी संपत्ति, अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिया था? पृथ्वीराज को। दिल्ली उसने किसको दे दी? पृथ्वीराज को दे दी। जयचंद को कुछ नहीं मिला, तो जयचंद और पृथ्वीराज में आपस में क्या होगी? ज्वेलिसी हो गई। ऑलरेडी ज्वेलिसी थी इनमें, जयचंद और पृथ्वीराज के लिए। पृथ्वीराज के पास में अजमेर है, दिल्ली मिल गया है। अजमेर और दिल्ली और आसपास का क्षेत्र ये पृथ्वीराज के पास में है। जयचंद कन्नौज का राजा है, गहड़वाल शासक है, और उसके पास में केवल कन्नौज है। इसी दौरान जयचंद की एक पुत्री और है जिसका नाम क्या है? संयोगिता। इस संयोगिता का जो है पृथ्वीराज से कहते हैं प्रेम था, और पृथ्वीराज ने संयोगिता का विवाह मंडप से अपहरण कर लिया था। विवाह मंडप से अपहरण कर लिया था। तो इस वजह से जयचंद और पृथ्वीराज के अंदर जो रिश्तेदारी थी वो दुश्मनी में बदल चुकी थी। जयचंद और पृथ्वीराज आपस में दुश्मन बन गए थे। पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का विवाह मंडप से अपहरण किया, इसलिए जयचंद पृथ्वीराज से बदला लेने की फिराक में है। कब पृथ्वीराज से बदला लिया जाए, इस चीज के लिए जयचंद तैयार है। अब पृथ्वीराज का जन्म हुआ था 1166 के अंदर, गद्दी पर बैठा है 1177 में। कितने साल हो गए? 1166, 1177, 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज गद्दी पर बैठा है। माँ उसकी संरक्षक यानी सलाहकार या एक तरह से उसकी तरफ से कार्य देखती है। गद्दी पर बैठने पर पृथ्वीराज ने जो है राय पिथौरा, पृथ्वी का स्वामी, और दलपुंगल, दलपुंगल का अर्थ क्या होता है? ये जीके में 2-3 बार पूछा था। विश्व विजेता। पृथ्वीराज ने विश्व विजेता और पृथ्वी का स्वामी, इन 2 उपाधियों को धारण किया, और दिल्ली के पास में राय पिथौरा नाम से एक नगर बसाया, जो आज भी राय पिथौरा नगर दिल्ली के पास समीप एक गांव के रूप में है। तो गद्दी पर बैठने पर इसने दलपुंगल, राय पिथौरा की उपाधि धारण की, राय पिथौरा नाम से नगर बसाया और अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। विस्तार करने पर सबसे पहले इसके पड़ोस में ही इसका भाई था, चचेरा भाई। क्या नाम था? नागार्जुन। पहली विजय इसने अपने चचेरे भाई नागार्जुन पर की। चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित करके और उसका जो राज्य था अजमेर के आसपास में, उसके राज्य को अपने राज्य के अंदर मिला लिया। नागार्जुन को विजय करने के बाद में पृथ्वीराज ने जो है अपने राज्य का और विस्तार शुरू किया। देखिए, ये हमारे सामने जो है इंडिया का नक्शा है एक तरह से। ये पाकिस्तान का पार्ट भी इंडिया का हिस्सा है, ये अफगानिस्तान का पार्ट है। यहाँ राजस्थान अजमेर है, यहाँ दिल्ली है। ये क्षेत्र तो पृथ्वीराज के पास में जन्म के साथ ही है। अब यूपी का इलाका है। दूसरी इसकी विजय होती है जिसका नाम है मथुरा। मथुरा भरतपुर के आसपास में एक जाति है जिसका नाम है भंडारक। यह भंडारक जाति जो है मथुरा, भरतपुर, आगरा के आसपास में शासन करी है। पृथ्वीराज ने इस जाति को पराजित किया तो इसकी सीमा आधे यूपी तक फैल गई। आगरा, मथुरा यूपी के अंदर है, तो इसकी सीमा यूपी के काफ़ी हिस्सों में फैल गई। पृथ्वीराज ने आधा यूपी जीत लिया। राजस्थान में इसकी सत्ता है, दिल्ली में इसकी सत्ता है, यूपी में इसकी सत्ता आ गई है। जब आधा यूपी जीत लिया तो इसकी सीमा जो है यूपी का शेष हिस्सा, जिसको हम बुंदेलखंड कहते हैं, बुंदेलखंड में चंदेल वंश का राजा था, और उस चंदेल वंश के राजा का नाम क्या था? परमार्दी। इसकी सीमाएं बुंदेलखंड के चंदेल वंश के राजा परमार्दी देव की सीमाओं से मिलने लगी। वो भी एक शक्तिशाली राजा था परमार्दी देव। उसके सेनापति थे आल्हा रुदल, वो उसका साथ छोड़कर जा चुके थे। अपने राजा से मतभेद होने पर वो चले गए थे, लेकिन जैसे ही उसको सूचना पड़ती है कि पृथ्वीराज चौहान आक्रमण कर रहा है और मेरे राज्य को जीतना चाहता है, तो उसने बड़ा एक मार्मिक पत्र जो है आल्हा रुदल को भेजा
कि तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है, तुम्हारे मतभेद या तुम्हारा झगड़ा मेरे से है, लेकिन बुंदेलखंड तो तुम्हारी जन्मभूमि है, तुम्हारी जन्मभूमि पर खतरा आ रहा है और तुम मेरे को भूल जाओ, एक बार अपने क्षेत्र को बचाने के लिए युद्ध लड़ो। तो अलाउद्दीन को वापस बुलाता है। अलाउद्दीन वापस आते हैं, पृथ्वीराज चौहान अलाउद्दीन के अंदर युद्ध होता है। इसमें फिर पृथ्वीराज विजयी होता है और विजयी होने पर लगभग पूरा उत्तर प्रदेश का इलाका, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का इलाका जो है ये पृथ्वीराज के राज्य में आ जाता है। युद्ध होता है 1182 के अंदर। इतिहास का फेमस युद्ध है ये। कौन सा युद्ध है? तुमुल युद्ध। तुमुल का युद्ध बुंदेलखंड में लड़ा गया था। पृथ्वीराज आक्रमणकारी है तो नेचुरली युद्ध कहाँ होगा? जहाँ पर आक्रमण हुआ है। बुंदेलखंड के अंदर तुमुल युद्ध हुआ और बुंदेलखंड के राजा परमार्दी देव, उसके सेनापति अलाउद्दीन उसको हराया और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन मारे गए। जैसे अपने इधर जो है गोरा बादल, जयमल, फत्ता के जैसे लोकगीत मिलते हैं, वैसे बुंदेलखंड में अलाउद्दीन के लोकगीत मिलते हैं। अब हम और देखें, 1194 के अंदर पृथ्वीराज ने जो है वो नागौर युद्ध लड़ा था और इस नागौर के आसपास में गुजरात का राजा था जिसका नाम था भीम सेकंड। इस भीम सेकंड की सत्ता थी। नागौर युद्ध द्वारा 1174 में पृथ्वीराज ने गुजरात को विजय कर लिया। तो ये क्षेत्र भी पृथ्वीराज के राज्य का आ गया। ये क्षेत्र भी पूरा का पूरा गुजरात का इलाका भी पृथ्वीराज है। नागौर का युद्ध 1184 नागौर युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज ने जो है गुजरात के भीम सेकंड को हराया। भीम सेकंड अटैक करा इस पर और उस तरह से गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये सब इलाके जो है वो पृथ्वीराज के कब्जे में आ गए। एक बड़े एरिया का पृथ्वीराज शासक बन गया। और इधर जो है काबुल से एक व्यक्ति आता है और जो यहाँ खैबर दर्रा है, इस खैबर दर्रा को पार करके और पेशावर पंजाब को विजय करता है और उसका नाम क्या है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी मूल रूप से तो काबुल का था, जिसने खैबर दर्रा को पार किया था, पेशावर को विजय किया और पेशावर को विजय करते ही पंजाब उसके राज्य का हिस्सा बन गया। अब आधा पंजाब पृथ्वीराज के पास में है, आधा पंजाब जो है वो मोहम्मद गोरी के पास है। और पंजाब के अंदर एक जगह है बठिंडा, जिसका उस समय नाम क्या था? तबर हिंद। बठिंडा या तबर हिंद, यह तबर हिंद जो है ये पृथ्वीराज के पास में है। लेकिन मोहम्मद गोरी संदेश भेजता है कि तबर हिंद मुझे लौटाया जाए। पृथ्वीराज मना कर देता है। नेचुरली युद्ध शुरू होता है। तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी, इसके बीच में झगड़े का कारण क्या बनता है? तबर हिंद या बठिंडा। बठिंडा को पृथ्वीराज खुद विजय करना चाहता है और पृथ्वीराज खुद अपने पास रखना चाहता है। मोहम्मद गोरी इसको विजय करना चाहता है। 1191 में तराइन का पहला युद्ध। तराइन कहाँ पे है? हरियाणा, पंजाब हरियाणा यहाँ के आसपास। तराइन का मैदान, मैदानी एरिया है। उस समय बैटल्स होती है, आमने सामने की लड़ाई है। फर्स्ट बैटल्स ऑफ तराइन 1191। अब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के अंदर पृथ्वीराज खुद आया है। पृथ्वीराज के साथ में इसका बहनोई समर सिंह आया है। पृथ्वीराज के सेनापति खांडेराव और गोविंद राय, सेनापति खांडेराव और गोविंद राय आए हैं। पृथ्वीराज एक बड़ी सेना लेकर के आता है युद्ध लड़ने के लिए। पृथ्वीराज एक बड़ी सेना लेकर के तराइन के मैदान में आया। समर सिंह जो कि मेवाड़ का राजा है, मेवाड़ के इतिहास में अपन समर सिंह को फिर पढ़ेंगे। समर सिंह मेवाड़ का शासक है। खांडेराव और गोविंद राव। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, इधर मोहम्मद गोरी सेना लेकर के आया है। पृथ्वीराज आसानी से विजय कर लेता है। मोहम्मद गोरी की सेना भाग जाती है। पृथ्वीराज भागती हुई मोहम्मद गोरी की सेना का पीछा नहीं करता, जो कि पृथ्वीराज की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती मानी जाती है। युद्ध में अगर शत्रु एज इट इज रह जाता है तो मतलब क्या हुआ कि वो दोबारा जो है अटैक होगा। अगर उसको नुकसान पहुंचेगा तो वो फिर सोचेगा कि दोबारा से कहां से व्यक्ति इकट्ठे करो। मोहम्मद गोरी की सेना भागी, मोहम्मद गोरी को नुकसान नहीं हुआ, पृथ्वीराज विजयी हुआ, गोरी की सेना हार गई।
कुछ दूरी पर जाकर के मोहम्मद गोरी की सेना वापस दोबारा से युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर देती। इधर पृथ्वीराज को यह संदेश, यहाँ कूटनीति आ जाती है। कूटनीति का मतलब क्या होता है? कूटनीति का मतलब क्या होता है? गोलमोल बात करना। टीवी पर रोज देख रहे हैं अपन, हर मंत्री आ रहे गोलमोल, सारे गोलमोल बोल रहे हैं, अभी कोई क्लियर कट स्पष्ट नहीं बोल रहा। अभी आप टीवी देख रहे होंगे, मैं इधर जा रहा हूँ तो मुझे कोई पूछेगा कहाँ जाऊँ, मैं तो इधर जाऊँगा आगे, तो जा इधर रहा है, बोलता इधर की तरफ। गोलमोल बातें करना मतलब कूटनीति। अब इसने, पृथ्वीराज ने कहा क्या बात है भाई, कोई लड़ने का दोबारा मूड है? गोलमोल कहीं होते हैं, कई लड़के गोलमोल बोलते हैं, वो हाँ भी बोल रहे हैं तो भी पता नहीं चलता, ना कह रहे हैं तो भी पता नहीं चलता। गोलमोल जवाब भेज दिया कि हाँ हम तो जा रहे हैं, लड़ने का मूड भी नहीं है, बहुत गर्मी पड़ रही है तो ये गोलमोल बातें करना और अपने आप को दोबारा से प्रिपेयर करना। पृथ्वीराज कूटनीति के अंदर बहुत कमज़ोर था क्योंकि युवा था। हमेशा सूढ़ता होती है, बुद्धिमानी जो आती है वो एज के साथ आती है। युवा आदमी बुद्धिमान नहीं होता, सूझबूझ नहीं होती उसके अंदर। सूझबूझ इसलिए करते हैं कि मान लो क्या क्या वो एज के साथ में व्यक्ति जो है वो बदमाश हो जाते देखा जाता है, वो अच्छा बलवा सब पहचानने लग जाता है। युवाओं के अंदर ये चीज़ नहीं होती, वो सारा जो है वो सूढ़ जिसको कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। इधर तो क्या है कि पृथ्वीराज युवा है तो इसने सोचा कि ये कूटनीति में कमज़ोर था, उसने कूटनीति द्वारा अपनी सेना, पृथ्वीराज को गोलमोल जवाब दिया। पृथ्वीराज को कहा कि लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते हैं। पृथ्वीराज जो है अपने सेनापति खांडेराव और गोविंदराज को दिल्ली की तरफ आगे विजय के लिए भेज देता है। खुद और समर सिंह जो है अपने युद्ध कैंप में बैठे रहते हैं, सेना कोई तैयारी में नहीं है। इधर सेना ने दोबारा से तैयारी की और साथ ही साथ में ये देखा कि पृथ्वीराज का दुश्मन कौन है, जयचंद। जयचंद को भी अपने साथ मिला लेते। जयचंद भी मोहम्मद गोरी के साथ आ जाता है। कूटनीति द्वारा जो है, यहाँ कूटनीति में पृथ्वीराज कमजोर पड़ा। आपने देखा है चाइना और इंडिया की रोज सैनिक मिलते हैं आपस में, सेनापति एकदम शांति रखेंगे, सब कोई एक दूसरे पर नहीं करेगा, और घर आते ही दूसरे पहले वहाँ पर वापस दोबारा से शुरू हो जाते हैं लड़ाई। ये कूटनीति अभी अपन ने देखा जब ये रशिया और यूक्रेन का वार था। एस जयशंकर हमारा विदेश मंत्री, अमेरिका कह रहे कि हम आपके साथ हैं युद्ध में लड़ने के लिए, हम रशिया से कोई व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास पेट्रोल नहीं है, वो तो लेना पड़ेगा। तो अमेरिका ने कहा चलो ठीक है आप पेट्रोल ले लें। रशिया का तुम्हारे पास कितना पेट्रोल है वो सारा हमको दे दो। अब इंडिया ने लेकर के फिर यूरोप को बेचना शुरू कर दिया। यूरोपियन कंट्री को पेट्रोल बेच रहा है और रुपीज़ के अंदर रशिया से पेट्रोल ले रहा है। तो खूब पेट्रोल लिया, खूब पैसा कमाया। रशिया भी बहुत खुश है, उसकी इकोनॉमी भी मजबूत हो रही है, उसका सामान बिक रहा है। यूरोपियन से एक भी कंट्री खरीद नहीं रहा, इंडिया सारी यूरोपियंस को बेच रहा। तो कूटनीति का मतलब है कि दो जो दुश्मन है अपने तो दोनों से अच्छे संबंध है, ये बेस्ट कूटनीति होती है। दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, हमारा तो ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, उसको भी कह था कि वही लड़ता है हम तेरे साथ में, उसको भी कहता भी हम अभी लड़ता रहे हम तेरे साथ। ये कूटनीति की एक बड़ी मतलब एक एग्जाम्पल है कूटनीति, जो हम कई बार देखते हैं। तो इधर जो है पृथ्वीराज कमज़ोर रहा, इसने तो अपने ये इधर आ गया। इसने मोहम्मद गोरी ने अपने साथ में जयचंद को भी ले लिया, सेना मजबूत हो गई। और फिर जो है 1192 के अंदर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के अंदर पृथ्वीराज की सेना कमज़ोर पड़ गई, हार गई। पृथ्वीराज भागता है, रंभा नाम का इसके घोड़ा था, उस घोड़े पर बैठ करके पृथ्वीराज भागता है। परंतु भागता हुआ पृथ्वीराज कहाँ पकड़े गए थे, 2-3 बार एग्जाम में आया है, सिरसा हरियाणा। सिरसा में पृथ्वीराज को पकड़ लिया गया। पृथ्वीराज की सेना हारी, सिरसा में पृथ्वीराज को पकड़ लिया गया। अब पकड़ने के बाद में क्या हुआ, इसको लेकर के हम अलग अलग व्यूज रखते हैं। और इधर मोहम्मद गोरी की विजय हुई। विजय होने पर मोहम्मद गोरी ने दिल्ली की सत्ता तो किसको दे दी, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी। अजमेर और अजमेर जो है पृथ्वीराज के बेटे का नाम था क्या, गोविंदराज। ये तो गोविंद राय है,
और पृथ्वीराज के बेटे का नाम है पृथ्वीराज का पुत्र गोविंद राज। पृथ्वीराज पकड़ा गया सिरसा के अंदर। पृथ्वीराज को सिरसा में पकड़ने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी ने दिल्ली अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। अब पृथ्वीराज का क्या किया उसने, उसको लेकर के 2-3 व्यूज है। एक व्यूज तो कहते हैं कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को अजमेर सौंप दिया। अजमेर का तो शासक है। पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी ने कंबाइंड सिक्के चलाए। एक सिक्कों में एक तरफ कुरान की आयतें हैं, एक तरफ लक्ष्मी और गणेश के चित्र बने हैं। ये सिक्के हमारे पास में उपलब्ध है और इसी समय के सिक्के हैं। इस समय और ऐसी कोई घटना में दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये पृथ्वीराज और गोरी के कंबाइंड सिक्के हैं। परंतु साल 6 महीने के अंदर दोबारा से मतभेद हुआ और पृथ्वीराज लड़ता हुआ मारा गया और मोहम्मद गोरी ने अजमेर फिर पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को दे दिया। और मोहम्मद गोरी खुद कहाँ चला गया था? लाहौर चला गया। लाहौर के बाद में, लाहौर तक उसकी सत्ता है, काबुल का था ये। लाहौर को इसने पंजाब को विजय कर रखा था। मोहम्मद गोरी की राजधानी कौन सी है? लाहौर है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी है? लाहौर है। मोहम्मद गोरी ने भी लाहौर पर कब्जे कर रखा है। इल्तुतमिश, मैंने बताया था, पहली बार दिल्ली का शासक बनेगा। तो उस तरह से मोहम्मद गोरी वापस चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में शासन शुरू कर दिया। गुलाम वंश हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया। इधर दिल्ली में गुलाम वंश शुरू हो गया। एक कंसेप्ट तो ये कहता है। दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि पृथ्वीराज को पकड़ने के बाद में मोहम्मद गोरी ने अंधा कर दिया और अपने साथ में बंदी बना करके काबुल ले गया और काबुल ले जा करके और काबुल में उसकी हत्या कर दी। फिर यहाँ एक ट्विस्ट और आता है कि पृथ्वीराज का दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। वो पृथ्वीराज को ढूंढते ढूंढते काबुल पहुंच गया और वहाँ मोहम्मद गोरी के दरबार में चला गया और उसने जो है सांकेतिक रूप से मोहम्मद गोरी कहाँ बैठा है उसका एक दोहे के अंदर जो है पृथ्वीराज को वर्णन बता दिया। कहते हैं कि पृथ्वीराज शब्द वेदी बाण चलाने में माहिर था। 4 बांस 24 गज अंगुण अष्ट प्रमाण, कांपे वो सुल्तान बैठो मत चूके चौहान। मोहम्मद गोरी की लोकेशन जो है वो चंद्रबरदाई ने दोहे में बता दी और पृथ्वीराज शब्द वेदी बाण चला करके मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। फिर चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को मार दिया। ये भी कोई चारणों की गप है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। अब रियल सच्चाई क्या है वो हम आए तो इतिहासकार ये मानते हैं कि मोहम्मद गोरी को उसने पृथ्वीराज को काबुल ले गया था, वहाँ उसकी हत्या कर दी गई थी। बाद में मोहम्मद गोरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता सौंप करके वहाँ काबुल और पंजाब में शासन करता है। उस दौरान पंजाब की खोखर जाति जो थी उसने 1206 के अंदर मोहम्मद गोरी के खिलाफ में विद्रोह किया था और मोहम्मद गोरी जो है 1206 में खोखर जाति के विद्रोह को दबाते हुए मारा गया था। ये इतिहासकार जो है वो इस चीज़ को मानते हैं। तो हमें हर व्यूज़ को एक एक 2-2 लाइन में ध्यान रखना है। एक बड़ी घटना मोहम्मद गोरी के साथ यह है कि मोहम्मद गोरी के समय से ही भारत में जो है वो सूफी परंपरा की शुरुआत होती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो ईरान के थे, संजरी प्रांत के रहने वाले थे। मोहम्मद गोरी के साथ में इंडिया आए और पृथ्वीराज के समय जो है वो अजमेर के अंदर जो है इन्होंने चिश्ती सिलसिले की नींव रखी थी। भारत में चिश्ती सिलसिले के फाउंडर कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे। तो उस तरह से मोहम्मद गोरी के से पृथ्वीराज का राज्य खत्म होता है। अब हम पृथ्वीराज का मूल्यांकन करें। पृथ्वीराज एक कैसा राजा था, इसकी आयु देख लीजिए। 1192 के अंदर मृत्यु हुई है और 1166 में जन्म हुआ है। कितना है? 26 साल। 26 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान की जो है वो मृत्यु हुई है। किसी भी राजा का मूल्यांकन करते हैं इतिहास में तो एक तो वो देखते हैं कि वो राजा जो है वो एज ए योद्धा के रूप में कैसे है, एज ए कूटनीति के रूप में कैसे है, एज ए कलाकार और कला पोषक के रूप में कैसे है, एज ए सहिष्णुता के रूप में कैसे है। तो योद्धा के अंदर हम देख रहे हैं कि पृथ्वीराज में कोई कमी नहीं थी। शुरू के सारे इसने युद्ध जीते ही थे। तो एज ए योद्धा के रूप में हम पृथ्वीराज को कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि एक अच्छा योद्धा शासक था जिसने अपने समस्त युद्ध जीवन में जीते, तराइन के सेकंड बैटल को छोड़ करके। एज ए कूटनीतिक रूप में कहें तो पृथ्वीराज को हम 0 मानते हैं क्योंकि यह कूटनीति के रूप में असफल रहा। मोहम्मद गोरी की जो कूटनीतिक चालें थी उन चालों को, उनके गोलमोल जवाब को समझने में विफल रहा और अल्टीमेटली पृथ्वीराज चौहान गोरी की बातों में आने से लापरवाह हो गया और अंत में हार गया। और एज ए कलाकार और कला पोषक के रूप में देखें तो पृथ्वीराज चौहान का दरबार कलाकारों कवियों से भरा हुआ था।
चंद्र बरदाई इसका राजकवि था। जनार्दन है, बागेश्वर है, और एक दो कवि और थे बड़े बड़े फेमस, जो उस समय के बड़े विद्वान कवि थे, वो सारे के सारे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। तो ऐसी बात नहीं कि पृथ्वीराज चौहान एक बड़ा विजेता भी था, एक बड़ा कलाकार, कला पोषक भी था, नए नगर बसाए हैं, उपाधियां ली है, तो एक कला के हिसाब से भी वो अच्छा शासक था, युद्ध के रूप में भी अच्छा शासक था, लेकिन कूटनीति में कमज़ोर रहा, क्योंकि कूटनीतिक जो है समझ उसके अंदर उस समय के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से आई नहीं थी। और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के साथ ही राजपूत काल खत्म हो गया। इसके बाद में कोई भी राजपूत राजा दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम राजपूत राजा जो है वो पृथ्वीराज चौहान रहा। बाद में गुलाम वंश, जो अपन ने टैली लिख रखी है, वो टैली ध्यान रखिए, अब बाद में उन टैली का ये चौहान वंश। बाद में पृथ्वीराज चौहान का पुत्र गोविंदराज बैठा, लेकिन गोविंदराज को उसका मामा, उसका चाचा जो है क्या हरिराज, उसका चाचा हरिराज गोविंदराज को तंग करता है, तो गोविंदराज अजमेर छोड़ देता है, अपने चाचा के लिए छोड़ देता है, और गोविंदराज खुद कहाँ चला जाता है, रणथंभौर चला जाता है। वो रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखता है। रणथंभौर में चौहान वंश के अंदर केवल एक ही राजा महत्वपूर्ण आया, और वो कौन सा था, हमीर चौहान। हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी का संघर्ष जो है वो अपन इसमें कर लेंगे। तो यहाँ आप इसको उतार लीजिए, पृथ्वीराज चौहान, और जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। पिता सोमेश्वर, माता कपूरी देवी थी। पिता सोमेश्वर, माता कपूरी देवी थी। कपूरी देवी थी। ग्यारह वर्ष की आयु में 1177 में पृथ्वीराज गद्दी पर बैठा। 11 वर्ष की आयु में 1177 1177 में पृथ्वीराज गद्दी पर बैठा। पृथ्वीराज गद्दी पर बैठा। माता कपूरी देवी संरक्षक बनी। माता कपूरी देवी संरक्षक बनी। पृथ्वीराज ने दल पुंगल जिसका अर्थ है ब्रैकेट में विश्व विजेता, दल पुंगल विश्व विजेता, राय पिथोरा जिसका अर्थ है पृथ्वी का स्वामी, राय पिथोरा पृथ्वी का स्वामी की उपाधि धारण की। राय पिथोरा पृथ्वी का स्वामी की उपाधि धारण की है। राजा को कौन देगा, खुद ही लेगा। राजा को तो खुद ही उपाधि लेगा, राजा को देने वाली उपाधि कौन होगा। इंदिरा गांधी ने 1971 में भारत रत्न लिया था। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न दिया गया था। किसने दिया? इंदिरा गांधी ने खुद नहीं दिया। राष्ट्रपति कह दिया मेरा नाम जो है आप बोल दें 26 जनवरी को। राष्ट्रपति तो जो प्रधानमंत्री कहेगा वही बोलता है। राष्ट्रपति को तो पन्ना दिया जाता है कि साहब ये 26 जनवरी कोई पन्ना बोल रहा है। अब राष्ट्रपति के मन में तो कोई और चल रहा है और मुंह से कोई और निकल रहा है। राष्ट्रपति अपने दिमाग से कभी कोई वर्ड बोल नहीं सकता। उसको तो जो पन्ना दिया जाता है उस पन्ने को बोलता है। और पन्ना कौन देता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो अपन जो भाषण सुनते हैं 26 जनवरी को राष्ट्रपति का, वो राष्ट्रपति का खुद का भाषण नहीं होता, मंत्रिमंडल के लोग लिख के देते हैं। तो राष्ट्रपति को इंदिरा गांधी ने कह दिया मेरा नाम बोल देना, राष्ट्रपति ने बोल दिया। तो ऐसे ही ये जो है उपाधि है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की उपाधि आपको देना है, तुम अपने लाइब्रेरी जाइए, वहाँ पर गंगा सिंह की मूर्ति लगी हुई है। करीबन 10 लाइनों के अंदर गंगा सिंह की कौन कौन सी उपाधियाँ लिखी हुई, तो खुद ही लेते हैं।
दल पुंगल और विश्व विजेता की उपाधि, दल पुंगल और राय पिथौरा की उपाधि धारण की और दिल्ली के समीप राय पिथौरा नगर बसाया। दिल्ली के समीप राय पिथौरा नगर बसाया। दिल्ली के समीप राय पिथौरा नगर बसाया। राय पिथौरा नगर बसाया। अब पैराग्राफ चेंज कर एक बार पहले इसके बारे में लिख लीजिए। अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर के बारे में। अनंगपाल तोमर यह इस समय दिल्ली का शासक था। अनंगपाल तोमर दिल्ली का शासक था जो पृथ्वीराज का नाना था, जो पृथ्वीराज का नाना था। इसने दिल्ली पृथ्वीराज चौहान को सौंप दी थी। इसने दिल्ली, पृथ्वीराज का नाना था, इसने दिल्ली पृथ्वीराज चौहान को सौंप दी। दिल्ली पृथ्वीराज चौहान को सौंप दी। इस कारण पृथ्वीराज का मौसेरा भाई, इस कारण पृथ्वीराज का मौसेरा भाई कन्नौज का राजा जयचंद, पृथ्वीराज का मौसेरा भाई कन्नौज का राजा जयचंद, पृथ्वीराज का मौसेरा भाई कन्नौज का राजा जयचंद पृथ्वीराज से जलने लगा। पृथ्वीराज से जलने लगा। पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता, पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता, जयचंद की पुत्री संयोगिता का विवाह मंडप से अपहरण कर लिया था। पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता, जयचंद की पुत्री संयोगिता, ये लिखा हुआ, संयोगिता का विवाह मंडप से अपहरण कर लिया था। जयचंद की पुत्री संयोगिता, संयोगिता का विवाह मंडप से अपहरण कर लिया था। जयचंद की पुत्री संयोगिता का विवाह मंडप से अपहरण कर लिया था। इस कारण इनमें आपस में शत्रुता हो गई। इस कारण इनमें आपस में शत्रुता हो गई। हाँ, एक्चुअल में क्या है, वो है ना कि एक राजा 10 रानियां हैं। हाँ, तो वो तो भी दुश्मनी तो होनी, मतलब क्या क्या किडनैप नहीं किया, बेसिकली तो वो उससे प्यार करती थी, लेकिन चूंकि दोनों के अंदर आपस में नहीं बनती थी। संयोगिता तो पृथ्वीराज से प्यार करती थी। कहते हैं कि जब इसका विवाह समारोह आयोजित हुआ था तो जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए पृथ्वीराज की लकड़ी की मूर्ति बनवा करके और द्वारपाल पर लगा दी, चौकीदार की तरह, कि पृथ्वीराज जैसा व्यक्ति तो मेरे यहाँ चौकीदारी करता है। और कहते हैं कि संयोगिता ने आकर के उस चौकीदार के गले में माला डाल दी। तो प्रेम था, ऐसी बात नहीं है। उस प्रेम को ये समझ नहीं पाए। ऐसा नहीं कह सकते कि उसने कोई वो प्रेम था उसका। चलिए लिखिए। अब इसको जाए, इस चीज को वो समझ नहीं पाए। कहां तक लिखा इसके अंदर? शत्रुता हो गई। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। पृथ्वीराज की विजय, पृथ्वीराज की विजय, पृथ्वीराज की विजय। सर्वप्रथम पृथ्वीराज ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित कर, पृथ्वीराज ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित कर, नागार्जुन गद्दी के लिए काका बाबा नहीं देखा जाता है,
गद्दी के लिए वो है कि सब वही है कि कौन फायदेमंद है, ये चचेरा भाई है, ये ममेरा भाई है, ऐसा गद्दी के लिए नहीं होता है। वो तो है बाप बेटी वो लड़ लेते हैं आपस में, तो ये तो जो है चचेरे ममेरे भाई, तो इसलिए कोई नागार्जुन को पराजित किया था। इसके पश्चात पृथ्वीराज ने मथुरा में यमुना के किनारे बसी हुई मथुरा, भरतपुर, आगरा, ये यमुना का बेल्ट है, यहाँ बसी हुई भंडारक जाति को पराजित किया था। पृथ्वीराज ने यमुना के किनारे बसी, मथुरा में यमुना के किनारे बसी भंडारक जाति को पराजित किया। तो इससे इसका क्षेत्र कहाँ हो गया, यमुना तक, यानी आधा यूपी का इलाका आ गया, आधा यूपी इसने जीत लिया है। अब आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, पृथ्वीराज की बुंदेलखंड विजय। पैराग्राफ चेंज करके पृथ्वीराज की बुंदेलखंड विजय, पृथ्वीराज की बुंदेलखंड विजय। तो इसमें लिखिए, इस समय बुंदेलखंड का राजा परमार्दी देव चंदेल था। इस समय बुंदेलखंड का राजा परमार्दी देव चंदेल था। बुंदेलखंड का राजा परमार्दी देव चंदेल था। आल्हा व उदल उसके सेनापति थे। आल्हा और उदल, आ-ल आधा ह, आल्हा और उदल परमार्दी देव के सेनापति थे। आल्हा और उदल परमार्दी देव के सेनापति थे। परमार्दी देव के सेनापति थे। 1182 दोनों के मध्य तुमुल युद्ध हुआ। तुमुल युद्ध 1182 दोनों के मध्य तुमुल युद्ध हुआ। आल्हा और उदल मारे गए। पृथ्वीराज विजयी हुआ। आल्हा और उदल मारे गए, पृथ्वीराज विजयी। तो पृथ्वीराज की बड़ी विजय है। परमार्दी देव, आल्हा उदल बहुत बड़े योद्धा है। उसके बाद में नागौर युद्ध 1184। नेक्स्ट पैराग्राफ, नागौर युद्ध। नागौर युद्ध 1184। पृथ्वीराज ने गुजरात के राजा भीम सेकंड को पराजित किया। पृथ्वीराज ने गुजरात के राजा भीम सेकंड को पराजित किया। गुजरात के राजा भीम सेकंड को पराजित किया। इससे पृथ्वीराज का राज्य लगभग उत्तर भारत में फैल गया। इससे पृथ्वीराज का राज्य लगभग उत्तर भारत में फैल गया। लगभग पूरे उत्तर भारत में फैल गया। अगला हेडिंग, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज। मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज। मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज। तो इसमें लिखिए, मोहम्मद गोरी काबुल का शासक था। काबुल, मोहम्मद गोरी काबुल का शासक था।
काबुल का शासक था जिसने खैबर दर्रा को पार कर खैबर दर्रा बहुत फेमस है, आज भी फेमस है। खैबर दर्रा कहाँ के बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। झगड़ा इसी चीज़ को लेकर करता है। खैबर दर्रा के तरफ जो है वहाँ वो क्या नाम है ना, उसको पख्तून रहते हैं। आधे पख्तून पाकिस्तान में है, आधे पख्तून अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान से पख्तून पाकिस्तान में आने की कोशिश करे तो पाकिस्तान की सेना रोकती है। तो कहते हैं भाई मेरा ससुराल है उधर, मैं तो जाऊँगा, तो वो लड़ता है। फिर पाकिस्तान के अफगानिस्तान जाना चाहते तो अफगानिस्तान की सेना रोकती है। तो उनमें बाउंड्री डिसाइड दी। तो आए दिन पख्तून, आधे पख्तून अफगानिस्तान में रहते हैं, आधे पाकिस्तान के इस खैबर दर्रा के आस, खैबर दर्रा के उधर अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान। तो इनमें आपस में हमेशा प्राय टसन हो जाती है पख्तूनों के बीच में, और कभी पाक आर्मी, कभी अफगानिस्तान सेना के बीच। तो खैबर दर्रा को पार कर पंजाब को विजय किया। खैबर दर्रा को पार कर पंजाब को विजय किया। तब तबर हिंद ब्रैकेट में बठिंडा, तबर हिंद ब्रैकेट में बठिंडा, तबर हिंद बठिंडा को लेकर पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी के मध्य मतभेद हो गया। पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य मतभेद हो गया। पृथ्वीराज चाहता है कि तबर हिंद मेरा है और मोहम्मद गोरी कह रहा है तबर हिंद मेरा। बठिंडा मतभेद हो गया बठिंडा को लेकर। बठिंडा बहुत क्रूशियल जगह है आज भी। बठिंडा को लेकर मतभेद हो गया। अब आता है युद्ध। फर्स्ट लिखे तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। पृथ्वीराज अपने बहनोई 1191। तराइन का पहला युद्ध 1191। पृथ्वीराज अपने बहनोई समर सिंह सेनापति खांडे राव व गोविंद राय, सेनापति खांडे राव गोविंद राय, सेनापति खांडे राव और गोविंद राय के साथ युद्ध भूमि आया। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई, परंतु इसने गोरी की भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। गोरी की भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया, जो गलती थी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192। तराइन का दूसरा युद्ध 1192। पृथ्वीराज ने अपने सेनापतियों को 1192। पृथ्वीराज ने अपने सेनापतियों को आधी सेना देकर आगे विजय करने का आदेश दे दिया। आगे विजय का आदेश दिया। आधी सेना देकर पृथ्वीराज ने अपने सेनापतियों को आधी सेना देकर आगे विजय का आदेश दिया। जबकि मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना को पुनः तैयार कर
मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना को पुनः तैयार कर पृथ्वीराज के शत्रु जयचंद को भी अपने साथ मिला लिया। पृथ्वीराज के शत्रु जयचंद को भी अपने साथ मिला लिया। शत्रु, पृथ्वीराज के शत्रु जयचंद को भी अपने साथ मिला लिया। मोहम्मद गोरी विजयी रहा। सेकंड बैटल में मोहम्मद गोरी विजयी रहा। मोहम्मद गोरी विजयी रहा। भागता हुआ पृथ्वीराज सिरसा के समीप पकड़ा गया। भागता हुआ पृथ्वीराज सिरसा के पास पकड़ा गया। सिरसा के पास पकड़ा गया। सिरसा हरियाणा, सिरसा हरियाणा, सिरसा के पास पकड़ा गया। पृथ्वीराज की हत्या कर दी गई। पृथ्वीराज की हत्या कर दी गई। अब लिखिए विविध मत, जो अलग अलग मत है इस घटना को लेकर के, बाद में जो अलग अलग मत आते हैं विविध मत। विविध मत, अलग अलग मत क्या कहते हैं? पहला मत लिखिए, कुछ इतिहासकार कहते हैं फर्स्ट मत, पृथ्वीराज व गोरी में समझौता हो गया। पृथ्वीराज व गोरी में समझौता हो गया। पृथ्वीराज व गोरी में समझौता हो गया। पृथ्वीराज को अजमेर की सत्ता सौंपी गई। पृथ्वीराज को अजमेर की सत्ता सौंपी गई। अजमेर की सत्ता सौंपी गई। दोनों ने संयुक्त सिक्के चलाए। दोनों ने संयुक्त सिक्के चलाए। ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख लीजिए, कुरान की आयतें व लक्ष्मी गणेश के चित्र वाले। कुरान की आयतें आज मौजूद हैं, इसलिए म्यूजियम में आप देख सकते हैं। दिल्ली नेशनल म्यूजियम में सिक्के आज भी पड़े हैं, बिल्कुल तभी इसी आधार पर वो कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी घटना, इस सिक्के इस समय के हैं और इस समय ऐसी कोई और घटना हमें दिखाई नहीं देती है। संयुक्त सिक्के चलाए, लक्ष्मी गणेश और कुरान की आयतों से युक्त संयुक्त सिक्के चलाए, परंतु मतभेद होने पर पृथ्वीराज मारा गया, लड़ाई में मारा गया। दोबारा मतभेद हो गया, मतभेद होने पर पृथ्वीराज पराजित मारा गया। फिर मतभेद हो गया, दोनों ने पहले तो शासन साथ किया, मतभेद हो गया तो पृथ्वीराज की हत्या हो गई। दूसरा मत, सेकंड मत, गोरी पृथ्वीराज को अंधा करके काबुल ले गया। गोरी पृथ्वीराज को अंधा कर काबुल ले गया। पृथ्वीराज का कवि चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज का कवि चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज का कवि चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई भी काबुल गया। वहां शब्दभेदी बाण द्वारा, वहां शब्दभेदी बाण द्वारा, शब्दभेदी बाण द्वारा पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। शब्दभेदी बाण द्वारा पृथ्वीराज ने गोरी की हत्या कर दी। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, जो अपने दुआ बोलते हैं, शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। और चंद्रबरदाई व पृथ्वीराज ने एक दूसरे को मार दिया। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को मार दिया। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने
एक दूसरे को मार दिया। तीसरा मत, ऐतिहासिक मत। इतिहास क्या कहता है? ये तो गैर ऐतिहासिक मत थे, अब आता है ऐतिहासिक मत। इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज की काबुल में हत्या कर दी गई। पृथ्वीराज की काबुल में हत्या कर दी गई। इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज की काबुल में हत्या कर दी गई। मोहम्मद गोरी स्वयं 1206 में खोखर जाति से लड़ता मारा गया। मोहम्मद गोरी स्वयं 1206 में खोखर जाति से लड़ता मारा गया। खोखर जाति से लड़ता मारा गया। मूल्यांकन, पृथ्वीराज का मूल्यांकन। पृथ्वीराज एक कुशल योद्धा व विजेता था। पृथ्वीराज एक कुशल योद्धा और विजेता था। कुशल योद्धा और विजेता था। कुशल योद्धा और विजेता, परंतु कूटनीति का अभाव था। कुशल योद्धा विजेता था, परंतु कूटनीति का अभाव था। ये 3-4 मैं नाम लिखा रहा हूं पृथ्वीराज के दरबारी कवि, इनके नाम ध्यान रखने हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए, पृथ्वीराज एक कला पोषक शासक था। पृथ्वीराज एक कला पोषक शासक था। कला पोषक, कला पोषक मतलब कला को संरक्षण देने वाला, विद्वानों को आश्रय देने वाला, कहने का मतलब है कवियों को, विद्वानों को, लेखकों को, उस समय वही विद्वान होते थे, उनको अपने दरबार में स्थान देने वाला कला पोषक शासक था। चंद्रबरदाई के अलावा ये नाम सारे ध्यान रखने हैं, ये 2-3 बार पूछे हुए एग्जाम्स में, नाम सारे ध्यान रखना है। चंद्रबरदाई के अलावा जयानक, जनार्दन, वागीश्वर, जयानक, जनार्दन, वागीश्वर, विद्यापति गौड़, जैसे विद्वान इसके दरबारी थे। विद्यापति गौड़ जैसे विद्वान इसके दरबारी थे। विद्वान इसके दरबारी थे। लास्ट लाइन लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके। मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। इन्होंने अजमेर में सूफी मत के चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। सूफी मत के चिश्ती सिलसिले, सूफी मत के चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। चिश्ती सिलसिले की स्थापना, ये हमारा हो जाता है कंप्लीट चौहान वंश सेंट्रल पावर के रूप में। अब पृथ्वीराज, एक लाइन और लिख लीजिए, एक लाइन और लिख लीजिए। मोहम्मद गोरी ने अजमेर की सेना, अजमेर की सत्ता, मोहम्मद गोरी ने अजमेर की सत्ता, अजमेर की सत्ता
पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को सौंप दी थी। अजमेर की सत्ता पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को सौंप दी थी। पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को सौंप दी थी, परंतु अपने चाचा हरिराज से परेशान होकर चाचा हरिराज से परेशान होकर गोविंदराज रणथंभौर चला गया। गोविंदराज रणथंभौर चला गया और वहां चौहान वंश की नींव रखी। रणथंभौर चला गया, वहां चौहान वंश की नींव रखी। तो अपने कल टॉपिक आएगा रणथंभौर के चौहान। इसमें एक ही राजा है और वो कौन है? हमीर चौहान।